देखिए दोस्तों, आ गया लगभग 343 वोल्ट। इसका मतलब फॉल्ट रिमूव हो गया है दोस्त, फॉल्ट ठीक हो गया है दोस्त। शॉर्टिंग के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में मैंने इसमें बताया। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक पुराने टाइप का एक्जूम चार्जर आया है। तो इस एक्जूम चार्जर के अंदर प्रॉब्लम क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है इसे पता करने के लिए मैं इसको खोल रखा हूं और मैं अब इसे रीओपन कर रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं। बाहर निकाल के हम आपको पता करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसको बड़े माने आराम से इसे खींचना है और बाहर निकाल लेना है। और निकालने के बाद वैसे अगर मैं देखूं तो इधर से तो सब कुछ सही लग रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा एरिया तो सही दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसे उलट के देखूं तो इधर अगर आप गौर से देखें तो कुछ इसमें जंगें लगी हुई हैं, बहुत बुरी तरह से खराब हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस साइड के भी कुछ कंपोनेंट मिसिंग हो गई हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इस चार्जर के अंदर ये सारे कंपोनेंट यहाँ के मिसिंग हो गए हैं और लगता है कि ये पानी में गया हुआ है, इसलिए ये बहुत बुरी तरह से गंदा भी है। तो खैर, अभी हमें इस वीडियो में आपको मुझे ये बताना है कि इसमें अभी कौन सा सर्किट ओके है और कौन सा सर्किट फॉल्टी है, किस एरिया का ये प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी यहाँ पे मिसिंग कंपोनेंट आप देख रहे हैं, तो इस मिसिंग कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट लगेगा इसकी भी जानकारी यहाँ पे अच्छी तरह से दी जाती है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट खुले हुए दिख रहे हैं आपको, ये वाला एरिया देखिए, या ये कहिए कि गल के हट गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगेगा, तो इन सब चीज़ की अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि अगर आईसी का नंबर मिट जाए या कोई कंपोनेंट गायब हो जाए या जल जाए तो कौन सा कंपोनेंट लगाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे अच्छी तरह से दी जाती है। लेकिन फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इसमें कहाँ तक का सर्किट ठीक है और कहाँ तक का खराब है, और अगर खराब है तो क्या खराब है, ये मैं आपके सामने ही इस फॉल्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मुझे इसकी बैटरी की सप्लाई देनी होगी, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि प्रॉब्लम कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो इसके लिए हमने बैटरी को जोड़ना पड़ेगा। ये बैटरी का वायर है, मैं इस वायर को जोड़ रहा हूँ। ये प्लस वायर है और इसी के साथ मुझे एक माइनस का वायर भी लेना पड़ेगा। माइनस का वायर भी मुझे जोड़ना होगा, लेकिन ध्यान से ये आपस में सटना नहीं चाहिए। ये मैंने दोनों वायर जोड़ दिया। उसके बाद मैं इसमें 220 वोल्ट एसी दूंगा और एसी देने के बाद मैं पता करूंगा कि इसमें है क्या प्रॉब्लम। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने एसी तो नहीं दिया है, अभी केवल डीसी जोड़ दिया है। और एक बार मैं इसे चेक भी करा दूं कि यहाँ पे डीसी वोल्टेज आ रहा है या नहीं, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 47 वोल्ट के आसपास हमें डीसी प्राप्त हो रहा है और ये हमारे चार्जर के ऊपर भी यही वोल्टेज मिलनी चाहिए। ये माइनस का टर्मिनल है, ये प्लस 48 वोल्ट का, तो यहाँ पे आ रहा वोल्टेज 47 के आसपास, यानी ये वायर से यहाँ तक वोल्टेज पहुँच गया है। अब मुझे इसे प्रॉपर जानने के लिए हमें इसे एसी की सप्लाई देनी पड़ेगी और फिर इसमें हमें पता चलेगा कि मुझे किधर जाना है, कौन सा सर्किट खराब है या नहीं। आइए दोस्तों, मैं इसके एसी का तार अब मैं जोड़ूंगा। मैंने इसे थोड़ा सा लंबा कर रखा है, या पहले से ही ये जुगाड़ बन के आया है। अब मैं इसको सबसे पहले सीरीज बोर्ड में इसे जोड़ूंगा।
ये हमारा सीरीज बोर्ड है और सीरीज बोर्ड में इसे जोड़ रहा हूँ और उसके बाद मैं ऑन करूँगा। इसे ऑन कर दिया। ऑन करने के तुरंत बाद हमें इसके पावर एलईडी जलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं जल रही है। इसका मतलब है कि इसमें 220 वोल्ट एसी शायद इन नहीं कर रहा है। तो इसे जानने के लिए हमें मीटर को रखना होगा 700 वोल्ट एसी रेंज पर और उसके बाद जो इसका इनपुट पॉइंट ये लाइव और न्यूट्रल का होता है, यहाँ पे मुझे चेक करना है आ रहा या नहीं आ रहा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रही है 220। इसका मतलब है कि ये पावर एलईडी जलनी चाहिए थी, ये लाल वाली इस साइड में रेड एलईडी जलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं जली। अब नहीं जलने का मतलब ये है, दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि इस साइड में हमें लॉजिक कार्ड पे यहाँ पे आपको 220 वोल्ट एसी मिलनी चाहिए और दूसरा आपको ये सर्किट के अंदर भी वोल्टेज आना चाहिए, यानी इसके मेन फिल्टर कैपेसिटर पे 300 वोल्ट बननी चाहिए डीसी। अगर आप इस साइड से गौर से देखिए, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दो बड़े बड़े कैपेसिटर लगाए गए हैं जिसे मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं। इस मेन फिल्टर कैपेसिटर पे हमें 300 वोल्ट डीसी प्राप्त होनी चाहिए। 300 वोल्ट डीसी के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लैक प्रोब इसी साइड रखना है, क्योंकि ये माइनस है, एमएफसी का माइनस टर्मिनल है और यहाँ पर हमें 300 वोल्ट डीसी प्राप्त होना चाहिए। देखते हैं कि क्या यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी मिल रही है या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर मीटर पे अगर आप गौर से ध्यान दें तो वहाँ पे 0 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब है कि फिलहाल जो प्रॉब्लम है इसी साइड यानी एसी साइड की अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा कि अगर एमएफसी पे 300 वोल्टेज नहीं पहुंच रही है तो मुझे कैसे पहुंचाना है, क्या कारण है कि ये नहीं पहुंच रही है। तो दोस्तों, अगर 300 वोल्ट डीसी नहीं पहुंच रही है तो हमें इसे पहुंचाने के लिए पहले एसी ये ब्रिज है, अगर आप गौर से देखें इस साइड में ब्रिज एक लगा हुआ है, आप शायद इधर से देख नहीं पाएंगे, ये हीट सिंक है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये ब्रिज लगा हुआ होता है। जैसे कि आप देखिए 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन और ये 4 पिन। तो मुझे ये 300 वोल्ट डीसी तब मिलेगा जब हमारा ये ब्रिज बनाएगा, यानी 220 वोल्ट एसी इस पॉइंट पे आना चाहिए, क्योंकि एसी इनपुट पॉइंट है, ये वाला पिन और ये वाला पिन पे एसी आना चाहिए। जब ये एसी वोल्टेज आएगा तो ये ब्रिज डायोड उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है, तब हमें यहाँ पे इस पिन पर 300 वोल्ट, अगर मैं ब्लैक पर अब यहाँ रखूँगा तो 300 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे 300 वोल्ट इसलिए नहीं पहुँच रहा है कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ना कोई कंपोनेंट खराब है। अब मुझे ये पता करना है कि रियल में प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक में क्या खराब है। ये जानने के लिए मुझे फिर से इसे एसी रेंज में मीटर को रखना पड़ेगा और इस ब्रिज के ऊपर हमें चेक करना होगा कि क्या एसी आ रही है या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसी नहीं आ रही है, लेकिन अगर इसके इनपुट में एसी आ रही है या नहीं ये भी देख लें। यहाँ पे तो एसी आ रही है, लेकिन इसके ब्रिज पे एसी नहीं आ रही, जो इनपुट पॉइंट है एसी का, यानी बीच वाले पिन पे एसी नहीं आ रही। इससे साफ जाहिर होता है कि अब यहाँ से यहाँ तक कुछ न कुछ खराब हुआ है। तो दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि इसके सीरीज में क्या लगा होता है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि क्या खराब है। एक बार मैं इसका बिजली का तार हटा दिया और अब मुझे चेक करना है कि इसमें क्या खराब है। तो इसे उलट करके मैं अब आपको दिखा रहा हूं क्या क्या चेक होगा इसमें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सीरीज के पाथ में ये लगा हुआ है फ्यूज, और ये एक कॉइल है जो कि कहा जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल या लाइन फिल्टर कॉइल, और साथ साथ में एनटीसी, यानी इनमें से कोई भी खराब फ्यूज या लाइन फिल्टर कॉइल या आरएफ कॉइल खराब हो जाए या एनटीसी खराब हो जाए तो ब्रिज पे नहीं पहुंचेगी दोस्तों ये वोल्टेज। तो मुझे ये जानना है कि क्या खराब है। तो इसे अगर देखें
तो ये फ्यूज का टर्मिनल है, ये सामने सामने फ्यूज यहाँ से लगा हुआ है। फिर यहाँ से सामने सामने ये आपको कॉइल लगा है जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल या लाइन फिल्टर कॉइल कहा जाता है। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एनटीसी का है। फिर अगर हम चलें तो ये न्यूट्रल का ट्रैक है, न्यूट्रल से एक लाइन फिल्टर कॉइल लगा है, फिर यहाँ से एक एनटीसी लगा है। तो यानी या तो एनटीसी खराब होगा इसमें, या लाइन फिल्टर कॉइल खराब होगा, या फ्यूज खराब होगा। तो इसको हम कैसे पता करें? इसके लिए हमें मल्टीमीटर को बजर पे रखना होता है और फिर हम एक एक करके, मैं रिवर्स डायरेक्शन में ही चेक कर रहा हूँ। अभी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये आपको एनटीसी जो कि ये सही बता रहा है, सेल्फ टेस्टिंग इसे कहते हैं। फिर यहाँ से देखें, ये भी दूसरा एनटीसी जो लगा हुआ है वो शो कर रहा है, दो अलग अलग लाइनों पे, लाइव न्यूट्रल पे लगा हुआ। उसके बाद ये आपको लाइन फिल्टर कॉइल या आरएफ कॉइल जिसकी सेल्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, ये भी 0 ओम शो कर रहा है। इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। दूसरा वाला टर्मिनल ये भी सही है। अब बच जाता है यहाँ से यहाँ फ्यूज। तो ये फ्यूज बोलना चाहिए, यानी बजर बजना चाहिए, ये नहीं बज रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि रियल में ये फ्यूज खराब है। अब मैं इसको फ्यूज को हटाऊंगा या इसके ऊपर मैं एक तार जोड़ करके ऊपर ही तार जोड़ देता हूं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या यहाँ तक बिजली आई या नहीं। तो दोस्तों, हालांकि ये जो तरीका तो गलत है कि हम ऊपर से एक जंपर मारें या तार मारें, ये गलत तरीका है। लेकिन जल्दी के लिए मैं केवल आपको कि वीडियो लंबा ना हो सके इसलिए मैं एक छोटा सा जंपर यहाँ यानी फ्यूज के रूप में जोड़ रहा हूँ। बाद में आगे देखना है कि प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये बताने के लिए मैं थोड़ा जल्दी में ये केवल जंपर जोड़ रहा हूँ। लेकिन आपको ऐसे नहीं जोड़ना है, इसका अपोजिट फ्यूज पे आप जोड़ सकते हैं, यानी उल्टा आप जोड़ सकते हैं। फ्यूज के टर्मिनल पे आप जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पतली तार होनी चाहिए। अब मैंने ये जोड़ दिया। अब देखिए कि ये वोल्टेज अब यहाँ से यहाँ तक सीधा हमें बजर के रूप में मिलनी चाहिए, मिल गई। और फिर इसके ब्रिज से इस टर्मिनल पे अगर देखें तो भी हमें बजर मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से 220 वोल्ट एसी दूंगा तो ये इस पॉइंट तक 220 वोल्ट एसी न्यूट्रल का पहुँचेगा, और यहाँ पे ये लाइव का तार है तो ये ऐसे एनटीसी होता हुआ यहाँ पे ब्रिज पे पहुँचेगा। इसका मतलब है कि अभी तक तो फ्यूज खराब है इसमें। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी सच्चाई दिखाई जा रही है, अच्छी तरह से इसे आप समझेंगे। अब मैं इसे बिजली दूंगा और बिजली देने के बाद अब देखूंगा कि इसमें रियल में प्रॉब्लम क्या है या नहीं, ये अभी आपके सामने पता चल जाएगा। तो अब मैं इसे 220 वोल्ट एसी दूंगा और 220 वोल्ट एसी देने के बाद इसे ऑन करूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने ऑन तो कर दिया, लेकिन अगर बल्ब पर ध्यान दें तो ये जो बल्ब बड़ी तेज जल रही, लेकिन मुझे कुछ सेकंड इंतजार करना होता है कि थोड़ी देर के बाद अगर ये लाइट कम हो जाएगी तो ये तो माना जाएगा कि ये सही है सर्किट, या बंद हो जाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी देर तक हो गया है, ये बल्ब लगातार जल रहा है। इसका मतलब है कि चार्जर में कुछ न कुछ तो शॉर्ट हो गया है, क्योंकि जब ऐसा बल्ब जले तो आप समझ लेना कि इसमें शॉर्टिंग हो गई है। तो इस शॉर्टिंग को, यानी अब हमें ये पंक्चुअल पता चल गया है कि इस चार्जर में क्या प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? शॉर्टिंग प्रॉब्लम। तो एक्जूम चार्जर के अंदर अगर शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, अभी आपको सामने इसको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे, क्योंकि लाइव ही मैं इस शॉर्टिंग को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि फ्रेश बोर्ड है। अब इसमें क्या खराब है दोस्तों, तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर मान लीजिए कि अगर बल्ब कंटिन्यूअस ग्लो हो रहा है तो उसको हम, और तेज जल रहा है, तो शॉर्टिंग का केस माना जाता है चार्जर के अंदर। तो चार्जर के अंदर क्या खराब हो सकता है? तो दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर ज़्यादातर खराब होते हैं। सेमीकंडक्टर कंपोनेंट ज़्यादातर खराब होते हैं, जैसे कि ये ब्रिज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रिज हमारा खराब हो सकता है, ये ब्रिज खराब हो सकता है, जिसे सेमीकंडक्टर डिवाइस माना जाता है। उसके बाद दूसरा आपको ये स्विचिंग का पिन है,
ये 3 पिन स्विचिंग ट्रांजिस्टर है या स्विचिंग मॉसफेट कहलाता है, सॉरी इसे स्विचिंग मॉसफेट कहते हैं। तो स्विचिंग मॉसफेट भी खराब हो सकता है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। और ये स्विचिंग मॉसफेट भी सेमीकंडक्टर के रूप में ही आता है। उसके बाद ये 2 मेन हैं, उसके बाद आते हैं ये डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर भी खराब हो सकता है, ये VDR भी खराब हो सकता है, जो ये पीले वाला कंपोनेंट है ये VDR है, ये भी खराब हो सकता है। फिर डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर भी खराब हो सकता है, और साथ साथ में ब्रिज और MFC भी खराब हो सकता है, यानी ब्रिज भी और MFC भी खराब हो सकता है, यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर भी खराब हो सकता है। तो इतने सारे कंपोनेंट एक साथ तो खराब होंगे नहीं, अक्सर लोग एक एक करके कंपोनेंट चेक करते हैं, लेकिन मैं पंक्चुअल इस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करता हूं कि रियल में क्या खराब है। तो दोस्तों, अगर आप इसे बहुत जल्दी में ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, स्विचिंग मॉसफेट को चेक करना चाहिए और ब्रिज को चेक करना चाहिए। तो मैं ब्रिज के दोनों टर्मिनलों को चेक कर रहा हूं। इसे बजर पे हमें चेक करना है, मल्टीमीटर को बजर पे रखना है, और मल्टीमीटर का बजर रखने के बाद अगर इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर अगर बजर बज गया तो खराब है, और डिजिट आया तो सस्पेक्टेड हो जाता है। जैसे कि आप देखिए इसमें दोनों साइड में आपको कुछ ना कुछ ओम शो करेगी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, और फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं दोनों साइड से ओम आ रहा है। तो इसका मतलब है सस्पेक्टेड ये कंपोनेंट है। तो क्या मैं इसे खोलूं? जवाब होगा नहीं। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि किसका ओम कम आ रहा है। तो एक बार हम इसे भी चेक कर लें। अब देखिए ड्रेन और गेट आपस में बजर शो कर रहा है, और फिर इसको भी देख लेते हैं, ड्रेन और गेट में बजर शो कर रहा है। इसका मतलब ब्रिज बाद में फाल्टी माना जाएगा, मुख्य रूप से ये, क्योंकि ड्रेन और गेट के बीच ये बजर शो कर रहा है। तो इसे साफ जाहिर है कि ज़्यादातर चांस है कि ये मॉसफेट खराब है। अब इस मॉसफेट को मैं खोलने जा रहा हूं, और खोलने के बाद अगर ये शॉर्टिंग हट गई तो कंफर्म हो जाएगा कि रियल में खराब जो स्विचिंग ही है। लेकिन अब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं और कंफर्म कर रहा हूं कि क्या ये रियल में यही खराब है या नहीं। तो मैं जब इसे खोल दूंगा और खोलने के बाद फिर मैं इसमें बिजली दूंगा, बिजली देने के बाद अगर बल्ब जलना बंद हो गया या बल्ब थोड़ी देर के लिए जला और बंद हो गया, इसका मतलब शॉर्टिंग दूर हो जाएगी या दूर की गई है, ये मानी जा सकती है। तो इसे खोलना आसान काम नहीं होता है दोस्तों, लेकिन इसके लिए क्योंकि हम इसे यहाँ से खोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है कि निकालने वगैरह में। तो अगर हमें ये स्विचिंग को हटाना है तो इस MFC को बाहर निकालना पड़ता है। MFC को बाहर निकाल के स्विचिंग को हम बड़ी आसानी से बाहर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे स्विचिंग खोलना है तो अब मैं पहले MFC को बाहर कर रहा हूँ। बाहर करने के लिए आपको यहाँ पे फ्लक्स लगा देना है, यहाँ पर भी फ्लक्स लगा देना है, फिर यहाँ पर भी दोनों, क्योंकि मुझे दोनों खोलने पड़ सकते हैं। तो पहले मैं इस MFC को आराम से निकाल रहा हूँ। देखिए ये कैसे आसानी से निकल सकता है। ये सारी टेक्निक अगर आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो एक बार मल्टीटेक ज़रूर विजिट करें, एक बार डेमो क्लास ले करके देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है। तो दोस्तों बड़ी प्यार से ये खुल रहा है। कुछ लोग इसे देखिए किसने तुरंत मैंने खोल दिया, कुछ लोग इसे तोड़ देते हैं क्योंकि उनको टेक्निक मालूम नहीं। अगर आपको टेक्निक नहीं मालूम है तो किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल ज्ञान दिया जाता है टेक्निक के द्वारा। तो उसी तरह से अगर मैंने इसे खोल दिया, अगर ये आसानी से निकल सकता है तो दूसरा कैपेसिटर खोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे पहले निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे के केस कैसे सॉल्व किए जाए। बोलो। देखिए दोस्तों मैं इसे खोल रहा हूँ, और खोलने के बाद ये मैंने पेंच हटा दिया है। अब मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ। ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर को बड़े प्यार से खींचना होता है, लेकिन अभी मुझे ये दिक्कत कर रहा है।
अगर दिक्कत करे तो आपको क्या करना है, दोनों ही MFC को खोल देना है। तो जैसे मैंने खोल दिया, ये अब आप आसानी से देख सकते हैं, ये स्विचिंग मॉसफेट लगा हुआ यहाँ पे। तो ये भी दिक्कत कर रहा है, इसलिए मैं इस MFC को भी बाहर ही निकाल देता हूँ और निकाल करके दिखाता हूँ। वैसे तो इसमें तुरंत हमें फ्लक्स लगाना चाहिए और सोल्डरिंग करनी, तो ये बड़ी आसानी से ये खुल जाता है। अगर डायरेक्ट आप खींचने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। देखिए ये तुरंत खुलता है, 2 सेकंड के अंदर खुल गया ये, और ट्रैक भी नहीं टूटा। बाद में इसे साफ करके हम लगाएंगे। अब ये स्विचिंग आप गौर से देख सकते हैं, ये आराम से ये स्विचिंग है जो अभी नहीं दिख रहा था, जिसे स्विचिंग मॉसफेट कहते हैं। इस मॉसफेट को भी निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको इसके अंदर थोड़ा सा फ्लक्स लगा देना है और बड़े ही आराम से ये खुल जाएगा। जैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ से फ्लक्स लिया और इसके ऊपर लगा देना, और लगा करके इसे बड़ी आसानी के साथ आप इसे खोल सकेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा सोल्डर लेना है और इसको ये मानना है कि मुझे इसे सोल्डिंग करनी है, खोलनी नहीं है। थोड़ा सा इसे गीलापन करना है, कुल मिला के इसे हल्का फुल्का गीलापन कर देंगे तो बड़ी आसानी से ये खुल जाता है। तो मैं यहाँ पे गीलापन भी करूँगा, और ये जो होल है इसके अंदर हम थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर डाल के, बहुत खींचना वगैरह नहीं है, अगर खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। बड़े आराम से इसको खोल देना है, ये भी बड़ी आसानी से निकल जाता है। देखिए दोस्तों, ये बाहर आ गया, खुल गया। कितना देर लगा, बहुत ही हल्के समय लगे हैं। ठीक उसी तरह से इस पर भी मैंने फ्लक्स लगा देना है और थोड़ा सा सोल्डिंग कर देनी है। सोल्डिंग कर देनी है और सोल्डिंग करने के बाद फिर उसी तरह से खींचना है, लेकिन बहुत ही लाइट हाथ से करना है, बहुत ही हल्का प्रेशर करना है, नहीं तो ये ट्रैक को तोड़ देगा। बहुत ही हल्के हाथों से इसे खोलना होता है। खुल गया ये भी, आप देखिए कितना 2 सेकंड के अंदर मैंने खोला। तो इसी तरह से किसी भी कंपोनेंट को बड़ी आसानी से कैसे निकालना है और लगाना है, ये टेक्निक भी यहाँ पर सिखाई जाती है। और अगर आपके पास, कहते हैं कि समय ही धन है, अगर आप समय बचाएंगे तो कुछ सीखेंगे या कुछ कमाएंगे। तो समय बचाने का एक टेक्निक है। अब मैंने इसे हटा दिया है, और हटाने के बाद अब मुझे ये देख लेना है कि क्या ये खराब है या नहीं, ये भी देखना है खराब है या नहीं। तो इसको हम देखेंगे कि खराब है या नहीं। तो अब हमें क्या करना है, जो ये स्विचिंग मॉसफेट लगी है इसको बजर पे हमें एडजस्ट करना है मीटर को, और बीच वाले टर्मिनल पर ब्लैक परत रख देना है, दोनों साइड रेड। अगर बजर बज गया किसी भी साइड में तो खराब मानी जाएगी। देखिए ये दोस्तों, ये बता रहा है दोनों साइड से, इसका मतलब है कि ये मॉसफेट शॉर्ट हो चुका है। अब ठीक उसी तरह से दूसरे वाले को भी देख लें। ये देखिए, ड्रेन टू गेट बजर शो कर रहा है एंड ड्रेन टू सोर्स भी बजर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों मॉसफेट खराब हो चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो इसका नंबर हमें 47 एंड 60 लगा हुआ लग रहा है, लेकिन नंबर मिटी हुई है, क्लियर नहीं। अब मैं ये प्रॉब्लम दूर हुआ या नहीं, ये जानने के लिए मुझे इस कैपेसिटर को लगाना है, और लगाने के लिए भी इसके होल को अच्छी तरह से साफ करना होगा, फिर इसे लगाना होगा। इसे आप होल साफ करके लगा सकते हैं, और इसे इस ड्राई सोल्डिंग वायर से भी इसे हम खोल सकते हैं। वैसे तो टेक्निक बहुत सारे हैं, यहाँ पे हर तरह की टेक्निक आपको दिखाई जाती है और बच्चों से कराई भी जाती है। ये देखिए खुल गया। अब इसे हमें क्या करना है कि इस यहाँ पे भी पुश करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और साफ कर लेता हूँ, और साफ करके फिर इसे लगाऊंगा, और लगा करके देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। लेकिन इसे लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये कैपेसिटर उल्टा ना लग जाए। अगर उल्टा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको कैसे लगाना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है। तो इस कैपेसिटर में भी ये माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमें इधर जोड़ना है इसको।
तो इसे मैं जोड़ लेता हूँ। पहले इसे अच्छी तरह से बैठाना पड़ता है और बैठा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये चला गया इस पॉइंट पे और मैं अब इसको सोल्डिंग करूँगा और सोल्डिंग करके आगे वाला कैपेसिटर्स भी हमें जोड़ना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर वही थोड़ा सा सोल्डर इसमें लगाना है और इसके ऊपर लगा देनी। एक फंसने के बाद यानी एक हल्का सा भी फंस गया या जुड़ गया तो अब आराम से इसे सोल्डर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे लगा दिया और अब हमें क्या करना है कि दूसरा कैपेसिटर्स भी लगाना है। दूसरा कैपेसिटर भी ठीक प्लस माइनस का ध्यान रखना है, नहीं तो ये दिक्कत कर सकता है, फट सकता है। तो ये माइनस का साइन है तो हमें ये भी माइनस का साइन है, यानी माइनस इधर ही लगेगा और मैं इसको अच्छी तरह से बैठा सकता हूँ। ये बैठ गया है। अब फिर वही टेक्निक, हल्का सा आपको पुश करना है और इस पर सोल्डिंग कर देनी। एक सोल्डिंग हो गया, आपका हाथ ये खाली हो गया है। बड़ी आसानी से अब दूसरा भी लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इसे लगाते समय इस बात का ध्यान देना है कि ये ढीला ढाला ना हो। तो मैंने ये जोड़ दिया। अभी मैंने यहाँ का मॉसफेट हटा दिया है और अब मैं, क्योंकि मॉसफेट शॉर्ट था, इसे निकाल दिया। अब निकालने के बाद अब मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या हमारा ये फॉल्ट ठीक हुआ या नहीं। तो दोस्तों अब मैं इसे एसी देने जा रहा हूँ और मैं इसे अब 220 वोल्ट एसी इन कराऊंगा और इन करने के बाद देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए मैं सीरीज में जोड़ रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इस बल्ब को जोड़ूं, बल्ब को ऑन करूंगा और ऑन करने के बाद अगर ये बल्ब कुछ सेकंड के लिए जला उसके बाद बंद हो गया तो समझ लेना कि ये फॉल्ट दूर हो गया। देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों ये बल्ब 1 सेकंड के लिए जला और बंद हो गया, इसका मतलब शॉर्टिंग दूर हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा दूं कि क्या एमएफसी पर वोल्टेज आ रहा या नहीं। देखते हैं 300 वोल्ट आ रही है या नहीं। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे हमें 300 वोल्ट मिलनी चाहिए। देखिए दोस्तों आ गया लगभग 343 वोल्ट। इसका मतलब फॉल्ट रिमूव हो गया है दोस्त, फॉल्ट ठीक हो गया है दोस्त। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें यानी फाइनली हमने एक सेक्शन को कैसे ठीक करना है, यानी शॉर्टिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, शॉर्टिंग के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में मैंने इसमें बताया और आपके सामने सारा कुछ लाइव हुआ है। एकदम फ्रेश सेट था, ये कोई लाया था तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा वीडियो बना दिया जाए कि शॉर्टिंग कैसे ठीक होती है। तो दोस्तों ये मॉसफेट के ख़राब होने से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब यहाँ पे 300 वोल्टेज अगर आ चुका है इसका मतलब पार्ट 1 हमने सही कर दिया है। इधर वाला सर्किट पूरी तरह से ये सही हो चुका है। जब ये मॉसफेट लगाऊंगा तो आगे के बारे में मुझे पता चलेगा कि ये चार्जर काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो आज समझाया है वो पूरा का पूरा लाइव और ओरिजिनल वीडियो है। हमारे यहाँ से कोई भी फेक वीडियो नहीं जाता है, एकदम नेट और क्लीन जाता है और जो भी वीडियो में जानकारी दी जाती है वो परिपूर्ण होती है। लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, बहुत ही गहराई से सीखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से किसी भी चार्जर को, चाहे एक्जूम चार्जर हो, यूटीएल चार्जर हो, अल्फाइन का चार्जर हो या माइक्रोटेक का चार्जर हो या फिर एसएमपीएस बेस, चाहे किसी भी नाम से कोई भी चार्जर हो, आप बड़ी आसानी से आप यहाँ पे सीखेंगे, टेक्निक के द्वारा सीखेंगे और कम समय में सीखेंगे दोस्त। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्त।